आप सभी की जो भी क्लासेस हैं स्टाफ नर्स की, वो क्लासेस कंप्लीट कर दी जा चुकी हैं और जो सिलेबस है आपका आयुर्वेद स्टाफ नर्स का, उसे कंप्लीट किया जा चुका है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको एक्सप्लेनेशन के साथ आप सभी को बताया भी गया है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रह गई हैं, तो उसे हम अपने तरीके से कंप्लीट कर देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो और आपको ये ना लगे कि नहीं कुछ टॉपिक छूट गए हैं। तो आज की क्लास में जो द्रव्यगुण विज्ञान और भेषज कल्पना का जो विषय है, उसमें एक टॉपिक है विष उपविष। तो विष उपविष के टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा, इसमें उनका शोधन और मारण भी पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि विष उपविष है क्या। तो पहले ही आपको बता दें कि ये जो विषय है द्रव्यगुण विज्ञान और भेषज कल्पना का, तो द्रव्यगुण विज्ञान में जितनी भी औषधियाँ हैं उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो पूछा जाता है, चाहे औषधि के नाम हो गए, उनके गुण हो गए, कर्म हो गए, या पारिभाषिक जो शब्द हो गए, उनसे ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। और भेषज कल्पना में औषधि निर्माण से संबंधित चीज़ों को पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम विष उपविष पे बात करेंगे। तो टॉपिक है आपका, आप सिलेबस भी आप देख सकते हैं, भेषज कल्पना और द्रव्यगुण विज्ञान के अंतर्गत देखेंगे तो ये जो टॉपिक है द्रव्यगुण विज्ञान के अंतर्गत ही सम्मिलित किया गया है। तो टॉपिक है आपका विष उपविष, विष उपविष का मारण और शोधन। शोधन और मारण दोनों हमें पढ़ना है, ठीक है, विष और उपविष का। तो आपके पाठ्यक्रम में विष उपविष को सम्मिलित किया गया। कई जगह आपको विषोपविष करके मिल जाएगा, विषोपविष, जिसका संधि विच्छेद करेंगे तो वही चीज़ निकल के आएगी, विष और उपविष। तो हमें यही जानना है कि विष और उपविष है क्या, इनका शोधन कैसे होगा और इनका मारण कैसे होगा। क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि विष है और उपविष है, तो इसमें जहर की कुछ मात्रा है, अगर उसी तरह से व्यक्तिगत रूप से कोई प्रयोग में ले लेगा तो उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए आयुर्वेद में इन्हें भी औषधि के लिए प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन औषधि प्रयोग से पूर्व इनका शोधन और मारण किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका एक परिचय देखेंगे, उसके बाद से हम इनके शोधन और मारण की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं विष और उपविष दोनों की कंबाइन, विषोपविष। तो आपको पहले से ही पता होगा, ज़्यादातर जो भी चीज़ें हैं हमारे आयुर्वेद में वो हमारे पुराणों से सम्मिलित की गई हैं। हमारा आयुर्वेद जो है बहुत ही प्राचीन है और इसमें देवी देवताओं से रिलेट करके ही चीज़ों को आगे बढ़ाया है। तो अगर विष की बात करेंगे तो समुद्र मंथन जब हो रहा था तो जो सबसे पहले जो चीज़ निकली थी वो विष ही था, और विष इतना ज़्यादा जहरीला था कि उससे पूरे पृथ्वी पे भगदड़ मच गई। तो भगवान शंकर ने उस विष को पी लिया, विष का पान कर लिया, लेकिन उस विष कलश में जो विष बचा हुआ था पृथ्वी पे इधर उधर बिखर गया, और जिस भी प्राणी या पादप ने उस चीज़ को ग्रहण किया वो जहरीला हो गया। जैसे सर्प की बात करें, बिच्छू की बात करें, या पौधों में वत्सनाप की बात करें, धतूरे की बात करें, आग की बात करें, तो ये सब पौधे जो हैं जहरीले हो गए, क्योंकि इन्होंने जो विष था उसके कुछ भाग को ग्रहण कर लिया। परंतु आयुर्वेद में इनका भी प्रयोग है, इसलिए इनको प्रयोग से पूर्व शोधन की आवश्यकता होती है, और शोधन के बाद इनमें अगर कुछ अवशेष रह गया है तो मारण से उनकी शुद्धि करके उनको प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। तो हम इसको इस हिसाब से बताएंगे ताकि सारी चीज़ें एक हिसाब से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो जितने भी विष हैं उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण विष है या सबसे जो श्रेष्ठ विष है उसे कंद विष कहा गया है, और आचार्यों ने कंद विष के 13 विभाग किए हैं, 13 विभाग कंद विष के बताए हैं, ठीक है। तो क्या बताया गया आपको, विष क्या लिखना है आपको, विषों में श्रेष्ठ विष कंद विष है। विषों में श्रेष्ठ विष कौन है, कंद विष। कंद विष 13 प्रकार के हैं, 13
प्रकार के हैं। आचार्यों के अनुसार कंद विष जो है 13 प्रकार के हैं। तो कंद जो है जड़ से भिन्न होती है और कंद में भोज्य पदार्थ होता है जिसको खाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो ऐसे 13 कंद हैं जो कि जहरीले होते हैं। नाम हम बता देते हैं आपको, नंबरिंग करके आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। करकट है, करकट, कालकूट, वत्सनाभ, करकट, कालकूट, वत्सनाभ। इसी तरह से सारी चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाइएगा। हलाहल, बालुक, करदब, हलाहल, बालुक, करदब, ठीक है। जिस तरह से जो शब्द बताए जा रहे हैं उनको उसी तरीके से नोट करना है ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। उसके बाद से सक्तुक, मूलक, सरसप, सक्तुक, मूलक, सरसप, सक्तुक, मूलक, सरसप, श्रृंगिक, मुस्तक, महाविष, श्रृंगिक, ठीक है। श्रृंगिक के बाद है मुस्तक, महाविष, हरिद्रविष, मुस्तक, महाविष और हरिद्रविष, ठीक है। अब देखिए समझना क्या आपको, जो नाम दिए गए हैं आपको किसी तरह से इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ये नाम आपको इसी तरीके से याद करने हैं। कोई आपको अलग से एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई हिंदी शब्द नहीं है, उसी तरीके से आपको याद करना है। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है विषों में सबसे श्रेष्ठ विष जो है कंद को बोला गया। और विष के बारे में हमने बताया है कि ये जो विष है प्रकृति में समुद्र मंथन के उपरांत जो विष कलश जो है भगवान शंकर ने पान किया उसमें जो अवशेष रह गए पृथ्वी पे इधर उधर बिखर गए और जिस प्राणीज और पादप ने उसे ग्रहण किया उस हिसाब से वो जहरीले हो गए। और उनकी जो विष है उनका शोधन करके ही आयुर्वेद में उन्हें औषधि के रूप में प्रयोग में भी लिया जाता है, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महाबल औषधि के रूप में प्रयुक्त होती हैं, इसलिए उनका शोधन करके प्रयोग किया जाता है। तो क्या बताया गया, विषों में श्रेष्ठ विष कंद विष है। कंद विष 13 प्रकार के हैं जिसमें करकट, कालकूट, वत्सनाभ, हलाहल, बालुक, करदब, सक्तुक, मूलक, सरसप, श्रृंगिक, मुस्तक, महाविष और हरिद्र विष। ये 13 विष आपको दिमाग में रखना है इस हिसाब से, क्योंकि ये श्रेष्ठ है, ठीक है। और इनके अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के पर्याय भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर मुख्यतः अगर हम बोलें तो मुख्यतः विष के 3 प्रकार होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर प्रश्न इस हिसाब से हो जाए कि विषों में श्रेष्ठ विष कौन सा है, तो श्रेष्ठ विष कंद विष को बोला गया। कंद विष के कितने प्रकार हैं, तो कंद विष के 13 प्रकार हैं। 13 प्रकार में से अगर बोले कि इनमें से कंद विष कौन है, मतलब प्रश्न मान लीजिए ऐसे बन जाए कि इनमें से कंद विष कौन है और 3 विष इसमें का डाल करके कोई अलग से कोई विष उसमें सम्मिलित कर दे, आप न पहचान पाए तो वो गलत हो जाएगा आंसर। या 3 अलग विष सम्मिलित कर दें और एक आपको कंद विष सम्मिलित कर दे और पूछे कि इनमें से कंद विष कौन है, तो आप जब याद किए रहेंगे तभी आप बता पाएंगे कि ये कंद विष है, ठीक है। अब हम देखते हैं विष के प्रकार। विष के प्रकार। समय आपका एग्ज़ाम का ज़्यादा दूर नहीं है, 22 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, बहुत निकट है। तो आप जो भी क्लासेस चल चुकी हैं उनको रिवाइज़ करते जाइए, उनके नोट्स बनाते जाइए। आपको टेस्ट वगैरह दिए जा रहे हैं तो उनको उसी हिसाब से तैयार कीजिएगा। हम बीच बीच में एक्सप्लेनेशन के साथ जो MCQ देंगे उनको बताते भी रहेंगे, ठीक है। अब विष के प्रकार कितने हैं, विष मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार के हैं तो तीनों उनके आश्रय के हिसाब से ही विभाजित किए गए हैं। जैसे अस्थावर है, जांगम है और कृत्रिम, जिसे गर्भ विष भी कहा गया है। कौन कौन सा,
अस्थावर, जांगम और कृत्रिम, जिसे क्या कहा गया है, गर विष। ठीक है, तो विष के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? अस्थावर, जांगम और कृत्रिम। 3 प्रकार के विष हैं और ये मुख्यतः 3 प्रकार जो हैं इन्हीं से अलग अलग तरह के प्रकार जो हैं विषों के बने हुए हैं। तो ये 3 प्रकार हो गए विष के। कौन कौन से? अस्थावर, जांगम, कृत्रिम। कृत्रिम को याद रखिएगा, कृत्रिम को गर विष भी कहा जाता है। ठीक है, और अस्थावर, अब ये तो हो गया आपको विष में बता दें कि विष के मुख्यतः 3 प्रकार हैं और अस्थावर विष के 18 प्रकार बताए गए हैं। इसके कितने प्रकार बताए गए हैं? 18 प्रकार। मन करे तो आप नाम भी याद कर सकते हो, लेकिन मुख्यतः एग्जाम में अगर पूछेगा भी तो बस अस्थावर के प्रकार पूछ सकता है कि अस्थावर के कितने प्रकार होते हैं या इनमें से अस्थावर विष कौन सा है। ठीक है, तो अस्थावर विष में 18 जो प्रकार हैं उसमें भी अलग अलग तरह की कैटेगरी बनी हुई है, जिसमें से जो 10 विष हैं वो वर्जित महाविष की कैटेगरी में रखे गए हैं और 8 जो हैं वो शुद्ध होते हैं या जिनको हम कह सकते हैं कि जिनको ज़्यादातर प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो 10 को प्रयोग में नहीं लिया जाता, वो वर्जित विष योगों के अंतर्गत आते हैं और 8 को प्रयोग में लिया जाता है। उस हिसाब से ही आपको समझना है। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से लिखें, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। पहला है शक्तुक। शक्तुक पहला क्या है? शक्तुक। दूसरा है मुस्तक, श्रृंगी, उसी में से जो ऊपर आपने 13 लिखा है उसी तरह से, मुस्तक, श्रृंगी, शक्तुक, मुस्तक, श्रृंगी, बालुक, सरसप, वर्षनाभ, बालुक, सरसप, वत्सनाभ। ठीक है, इसी के हिसाब से इसमें 8 ही हैं, हम आपको बताएं, बाकी आगे 10 हैं जो कि वर्जित महाविष की कैटेगरी में आते हैं। कूर्म और श्वेत श्रृंगी। कूर्म और 8वां क्या है? श्वेत श्रृंगी। तो ये जो 8 हैं इनको योगों में सम्मिलित किया जाता है। योगों में सम्मिलित करते हैं। योगों का मतलब क्या है? जो दवाइयाँ बनाई जा रही हैं। योग यहाँ पे समझने का मतलब क्या है? कंपाउंड से है। कंपाउंड मतलब यौगिक। दवा जो है किसी एक चीज़ से नहीं बनती है, बहुत सारी औषधियाँ मिलाई जाती हैं। तो योग कहने का मतलब क्या है? औषधियों का जो मिला जुला जो स्वरूप है वो। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? योग कौन कौन से हैं? पहला शक्तुक, मुस्तक, श्रृंगी, बालुक, सरसप, वत्सनाभ, कूर्म और श्वेत श्रृंगी। आपको इसी तरीके से नाम याद करना है। बार बार हम कह रहे हैं कि किसी के ऐसे प्रश्न नहीं होना चाहिए कि सर शक्तुक का मतलब क्या होता है, मुस्तक का क्या मतलब होता है, श्रृंगी का क्या मतलब होता है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो विष बताए गए हैं, सारे जो विष हैं उनको उसी तरीके से आपको याद करना है। इनके एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता आपको नहीं है, वो समय वेस्ट करने का प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो 18 में से ये जो टोटल है ये 8 हैं जिनसे योग तैयार किए जाते हैं, और बाकी के जो 10 हैं जिन्हें क्या कहा गया है? वर्जित महाविष। वर्जित महाविष इसलिए कहा गया इसे क्योंकि इनको योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, इसलिए इनको वर्जित महाविष किया गया, और इनको भी प्रयोग में लेते हैं, लेकिन इन्हें 8 को क्या किया जाता है? शुद्ध कर योगों में डाला जाता है। योगों में डाला जाता है। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, इन्हें शुद्ध करके योगों में डाला जाता है, बिना शुद्ध किए नहीं डाला जाता है। और वर्जित जो महाविष है इनका प्रयोग होता ही नहीं है। तो 10 वर्जित महाविष हैं जिनको वर्जित कहा गया, योगों में नहीं मिलाया जाता। ठीक है, जिसमें कालकूट है, मेष श्रृंगी है, लिख सकते हैं कालकूट, मेष श्रृंगी,
श्रृंगी जहाँ भी आ रहा है तो श्रृंगी का मतलब सिंह से होता है। मैं श्रृंगी बोला तो भेड़ का सिंह कह सकते हैं, ठीक है, वो भी जहरीला होता है। हलाहल, दरदुर, करकट, हलाहल, दरदुर, करकट, हालाहल, दरदुर, करकट, मरकर, ग्रंथि, करकट, मरकर, ग्रंथि, कितने हो गए? 7। करकट, मरकर, ग्रंथि, हारिद्र, रक्त श्रृंगी, हारिद्र, रक्त श्रृंगिक, रक्त श्रृंगिक, रक्त श्रृंगिक मतलब वही चीज़ हो गया। लाल सिंह कह सकते हैं, रक्त श्रृंगिक का मतलब क्या कह सकते हैं? लाल सिंह कह सकते हैं। उसके बाद से है केसर, क्या है? केसर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कितने बताए गए? 18 प्रकार के अस्थावर जो विष हैं वो 18 प्रकार के बताए गए। तो 18 में 8 जो हैं जिनको योगों में शुद्ध करके डाला जाता है और 10 जो हैं वो वर्जित महाविष की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या थे? अस्थावर। अस्थावर का मतलब जो स्थल पे पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं उसके बाद से अगला जो विष है उसे समझ लेते हैं, ठीक है। और विष जो हैं अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग तरीके से हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके अस्थावर 18 प्रकार के। अब हम जांगम को देखेंगे, फिर कृत्रिम को देख लेंगे, ठीक है। जांगम को देखते हैं। दूसरा जो प्रकार बताया गया क्या था? जांगम विष, जांगम। अब जांगम का अगर हम देखेंगे तो जांगम का मतलब हो गया कि जो डायरेक्टली जानवरों से लिया जा रहा है, जानवरों के किसी विभाग से लिया जा रहा है, चाहे उनके नाखून हो गए, दांत हो गए, हाथ हो गए, स्किन हो गया, त्वचा हो, मतलब स्किन का मतलब त्वचा हो गया, उनके रोम हो गए, इस तरह से, ठीक है। तो उन्हें हम जांगम के अंतर्गत रखते हैं, ठीक। तो ये लगभग 16 प्रकार के बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 16। जांगम कितने हैं? 16। कौन कौन से? नोट करते जाइए, जैसे जैसे बताया जाएगा उस तरह से नोट करें। दृष्टि, निश्वास, दांत, दृष्टि, निश्वास, दांत मतलब दंत मतलब दांत, ठीक है। नख, दांत, नख, मूत्र, पूरिस, शुक्र, मूत्र, पूरिस, शुक्र, ठीक है। मूत्र हो गया, पूरिस हो गया, शुक्र हो गया, लालास्त्राव हो गया, आर्तो हो गया, दंश हो गया, लालास्त्राव, रक्त, दंश, ठीक है। रक्त, रक्त को यहाँ पे आर्तो से समझ सकते हैं, ठीक है। आर्तो, दंश है, अवमर्दित है, गुदा है, अस्थि है, अवमर्दित, गुदा, अस्थि, अवमर्दित, गुदा, अस्थि, पित्त, सूक और दंष्ट्रा। पित्त, सूक, अंतिम क्या है? दंष्ट्रा, ठीक। दंष्ट्रा। अब देखिए कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो ये जांगम विष है। क्या है? जांगम विष, जो जानवरों से लिए जाते हैं। इसमें कुछ जो है आप समझ भी सकते हो, नहीं भी समझेंगे तो नाम बस आपको याद रखना है, बार बार हम कह रहे हैं। दृष्टि नेत्र को दिखा रहा है। निश्वास मतलब जब मुंह से सांस जो जीव छोड़ता है। तो कई ऐसे जानवर हैं, कई ऐसे प्राणीज हैं जिनके निश्वास जो है वो भी जहरीले होते हैं। जैसे गोह को बोलते हैं लोग, स्थानीय
कई जगह लोग जो हैं स्थानीय भाषा में गोह को गोहटी भी कहते हैं। उनके फूंक को लोग कहते हैं कि फूंक मार देते हैं तो इंसान मर जाता है, इस हिसाब से। तो निश्वास का मतलब उनके फूंक से या सांस जो छोड़ते हैं उनसे। कई ऐसे जानवर जिनके दांत, नाखून, मूत्र मतलब मूत्र पता ही है आपको, पुरुष मल को बोला जाता है। पुरुष किसको बोलते हैं? मल को, ठीक है। शुक्र वीर्य को बोलते हैं। लाला स्राव जो उनका लार है। आर तो पता ही है आपको, रक्त जो ऋतु चक्र के दौरान बाहर आता है, ठीक है। किससे? मादा के प्रजननांगों से बाहर आता है। दंश है, डसना जैसे सर्प दंश हो गया, अमरदित हो गया। गुदा, अस्थि, पित्त, सूक। सूक सूंड से समझ सकते हैं, ठीक है, जैसे गेंडे का सूक होता है। द्रंष्टा जहर होता है। तो इस तरह से जो है जांगम, जो 16 प्रकार के जो जांगम है वो आपको बताया गया। अब जांगम के बाद से क्या है? कृत्रिम। तीसरा क्या है? कृत्रिम। ये जो है विष के मुख्य प्रकार बताए गए हैं। तो कृत्रिम, जो कृत्रिम विष है उसकी भी कैटेगरी बनी हुई है, और इन्हें मुख्यतः जो इन विषों की जो बात की गई है, बस बताया गया है कि ये 2 ही प्रकार के होते हैं, संयोगज होते हैं। कृत्रिम को क्या बोला गया है? कि ये संयोगज होते हैं, मतलब कि किसी से संयोग करके बनाए जाते हैं। कैसे होते हैं? संयोगज। संयोगज का मतलब किसी के साथ मिला करके तैयार किया जाता है, किसी के साथ संयोग करा करके तैयार किया जाता है, तो इसीलिए इसे हम संयोगज कहते हैं, ठीक। तो कृत्रिम में एक ही है जिसको हम संयोगज कहते हैं। तो ये जो आपने प्रकार जाना है, ये मुख्यतः प्रकार विष के बताए गए। लेकिन कभी कभी जाति भेद के हिसाब से भी विषों की संख्या बताई गई है। तो जाति भेद से विष जो है 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहले क्या थे, जो वर्ण बने हुए थे, जाति विभागों में जो वर्ण बने हुए थे पहले, तो उन्हीं 4 वर्णों के हिसाब से 4 जो भेद हैं विष के बताए गए हैं। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसको भी देख लेते हैं एक बार। जाति भेद से विष के प्रकार। जाति भेद से विष के प्रकार। तो हमने बताया कि आपको इसमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस जाति भेद से विष के प्रकार। आप जो जातियाँ आपको बताई गई, क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो 4 जो वर्ण हैं उनके हिसाब से, जाति के हिसाब से विषों को भी 4 प्रकार से बांट दिया है। अब इनमें इनके प्रयोग भी ज़्यादातर प्रयोग में लिए जाते हैं, और ये जो हैं जितने भी विष हैं इनका अलग अलग प्रयोग है। इसे शूद्र लिख लीजिएगा, क्षुद्र लिख दिया हम, आप शूद्र लिखिएगा, शूद्र, ठीक है, शूद्र। अब प्रयोगार्थ अगर पूछें कि प्रयोग किसका किस हिसाब से प्रयोग किया जाता है, तो चारों जो वर्ण हैं उनके जो विष हैं वो 4 तरीके से प्रयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। पहला जो है रसायन कर्म में प्रयोग में लिया जाता है। किसमें? रसायन कर्म में। रसायन कर्म में मतलब कि कोई रसायन बनाना है तो उसमें ब्राह्मण जो विष है उसको प्रयोग में लिया जाता है। क्षत्रिय विष जो है रस कर्म में प्रयोग में लिया जाता है। रस कर्म में, रस कर्म में। रस क्या है? रस शास्त्र में जो रस बनाए जाते हैं, जो औषधि तैयार की जाती है, भस्म वगैरह जो तैयार किए जाते हैं, वह रस के अंतर्गत में आते हैं। तो रस कर्म में क्षत्रिय जो विष हैं उनका प्रयोग किया जाता है। और वैश्य जो है कुष्ठ आदि रोग हद करने में काम में आता है। कुष्ठ रोग आदि हरण में, कुष्ठ आदि रोगों के हरण करने में जो विष काम में आता है जाति भेद के हिसाब से, वो है, उसे वैश्य कहा गया। अंतिम जो विष है उसका काम है मनुष्य मारणार्थ प्रयोग में लिया जाता है, जिसे हम शूद्र कहते हैं।
मनुष्य मारणार्थ प्रयोग में, मतलब मनुष्यों को मारने के लिए जो प्रयोग में जो विष लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? शूद्र विष कहते हैं। तो जाति भेद से विषों का कितना प्रकार है? 4 प्रकार है। ब्राह्मण विष, क्षत्रिय विष, वैश्य विष और शूद्र विष। ब्राह्मण विष किस लिए प्रयोग में लिया जाता है? रसायन कर्म में, क्षत्रिय विष रस कर्म में, और वैश्य विष कुष्ठ रोग आदि के हरण में, और शूद्र विष क्या है? मनुष्य मारणार्थ प्रयोग में लिया जाता है। तो जाति भेद से भी ये विषों के प्रकार हो गए। ठीक है, तो इस हिसाब से विष को हम इस हिसाब से बांट देते हैं। ठीक है, अब विष की परीक्षा देख लेते हैं। विषों की जाति जानने की परीक्षा, मतलब हम विषों की जाति जो जान सकते हैं उसके लिए कुछ परीक्षा करनी पड़ेगी, तब जाके हम उनकी जातियां जान पाएंगे, अन्यथा नहीं जान पाएंगे। तो विषों की जातियां जानने के लिए हमें कौन सी परीक्षा करनी है वो हमें देखना जरूरी है। ठीक है, पहली जो परीक्षा है उसमें बताया जा रहा है कि उबलते हुए दूध में यदि विष डाला जाता है, ब्राह्मण विष डाला जाता है। ब्राह्मण विष हमने बताया कि रसायन कर्म के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो ब्राह्मण विष डाला जाता है, यदि दूध श्वेत ही रहता है और उस दूध का रंग नहीं बदलता है तो उसे ब्राह्मण विष समझते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? यदि उबलते दूध में ब्राह्मण विष डाला जाए और दूध का रंग परिवर्तन न हो तो उसे ब्राह्मण विष समझना चाहिए। ठीक है, तो जाति विष जो हैं उनके पहचान की बात बताया जा रहा है। उबलते दूध में हमें ब्राह्मण विष डालना है और अगर रंग नहीं बदलता है उबलते दूध का तो उसे ब्राह्मण विष समझना चाहिए। अगर रंग बदल जाता है तो वह ब्राह्मण विष नहीं माना जाएगा। ठीक है, और इसी के तरीके से अगर आगे हम चलें और उबलते दूध में अगर विष को डाला जाए और वह रक्त वर्ण हो जाता है तो उसे क्षत्रिय विष समझना चाहिए। इसी की तरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? उबलते दूध में यदि विष डाला जाए और दूध रक्त वर्ण हो जाए तो उसे क्या समझना चाहिए? क्षत्रिय विष। वे क्षत्रिय विष समझना चाहिए। ठीक है, तो 2 विष तो हमने कंफर्म कर लिया। अब बच जाता है कौन? वैश्य और शूद्र। वैश्य की क्या पहचान है? अगर पित्त वर्ण हो जाता है, उबलते दूध में यदि कोई विष डाला जाए और पित्त वर्ण हो जाए तो वह क्या है? वैश्य है। और अगर कृष्ण वर्ण हो जाए तो उसे शूद्र कहेंगे। तो एक एक लाइन में हम कंप्लीट कर देते हैं। क्या बोला गया? याद भी हो सकता है आपको, ऐसा नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं है। पित्त वर्ण क्या हो जाएगा? वैश्य। ठीक है, और कृष्ण वर्ण क्या हो जाएगा? शूद्र। ठीक है, तो उबलते दूध में अगर विष को डाला जाए, वह पीले रंग का विष हो जाए, दूध हो जाए,
तो उसे हम वैश्य विष बोलेंगे, और काले रंग का हो जाए तो उसे हम शूद्र विष बोलेंगे। ठीक है, तो काला मतलब कृष्ण, काले से मतलब है यहाँ पे। ठीक है, तो विषों की जाति जानने की जो परीक्षा है 4 बता दिया गया, जिसमें सबसे पहला जो विष है उसका रंग परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ब्राह्मण विष है, अगर रक्त वर्ण हो जाए तो क्षत्रिय विष है, पित्त वर्ण हो जाए तो वैश्य है, और कृष्ण वर्ण हो जाए तो शूद्र है। ठीक है, ये विषों की पहचान हो गई। अब हमने पहले ही आपको बता दिया कि जितने भी विष हैं सभी में मारक क्षमता होती है, इसलिए हम उसको व्यक्तिगत रूप से डायरेक्ट हम प्रयोग में नहीं ले सकते हैं, इसलिए उनका शोधन जरूरी है। तो हमें विष शोधन जानना पड़ेगा कि विष शोधन है क्या। ठीक है, तो विष शोधन भी हम देख लेते हैं। विष शोधन, ठीक। अब उपविष, जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा सर विष बता रहे हैं, उपविष बताएंगे कि नहीं बताएंगे, तो आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि विष से जो कम मारक क्षमता रखता है उसे हम उपविष कहते हैं। विष से कम मारक क्षमता वाला जो प्राणीज या पादप या जांगल जो विष है वह उपविष की कैटेगरी में आएगा, जो कम मारक क्षमता रखता हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये दिमाग में रखना है कि विषों का शोधन, जो शोधन किया जा रहा है इसका प्रयोजन, उद्देश्य क्या होता है। ठीक, प्रयोजन तो हमने पहले ही बताया कि जो भी पृथ्वी पे या प्रकृति में जो भी चीज़ें उपस्थित हैं जहरीली हैं, तो उनमें जहर है पहले से पता है, तो शोधन इसलिए ज़रूरी है कि उनकी मारक क्षमता कम हो जाए या ना के बराबर हो जाए, ताकि हम उसको औसत प्रयोग में ले सकें, इसलिए उसे हम शुद्ध करते हैं। ठीक है, तो हम लिख भी सकते हैं कि अशुद्ध विषयों में जो दुर्गुण होते हैं शोधन करने पर वो दुर्गुण कम हो जाते हैं। ये लिख सकते हैं, अशुद्ध विषयों में, अशुद्ध विषयों में जो दुर्गुण होते हैं वो शोधन करने पर शुद्ध हो जाते हैं। ठीक, तो प्रयोजन ये हो गया कि जो अशुद्ध विष होते हैं उनमें दुर्गुण होते हैं, और शोधन अगर कर देते हैं तो वो दुर्गुण क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी किसी भी विष को प्रयोग में लिया जाता है तो शोधन जरूरी है। ठीक है, अब ज़्यादातर हमें क्या करना है, शोधन हमें देखना है, तो किसी एक का हम उदाहरण स्वरूप आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे हम उदाहरण के रूप में रखते हैं वत्सनाभ को। किसको? वत्सनाभ। वत्सनाभ जो है जहरीला पादप है, जहरीली औषधि है, इसलिए इसे प्रयोग से पूर्व शुद्ध करने की ज़रूरत होती है। तो वत्सनाभ का शोधन कैसे करते हैं हम देखते हैं। शोधन देखेंगे फिर मारण भी हम आपको बताएंगे। तो वत्सनाभ का अगर हमें शोधन देखना है तो सिंपली हम कह सकते हैं कि कभी भी वत्सनाभ अगर हमें शोधित करना है तो हमें वत्सनाभ को एक नई मिट्टी की हांडी में रखना है। ठीक है, नई मिट्टी की एक हांडी लेना है और उसमें ताज़ा गोमूत्र रख करके हांडी को पूरी तरह से गोमूत्र से भर देना है और उसे तेज धूप में रख देना है, और लगभग 3 दिनों तक धूप में आपको रोज रखना है। ठीक है, और जितना गोमूत्र आप भरे हुए थे उस गोमूत्र को बदल करके नया गोमूत्र उसमें भर देना है। तो करना क्या है, एक नई हांडी लेनी है, उसमें वत्सनाभ रखना है, उसको गोमूत्र से भरना है, गोमूत्र को धूप में रखना है। 3 दिनों तक यह क्रम करना है, जिसमें गोमूत्र को रेगुलर आपको प्रतिदिन आपको गोमूत्र ताज़ा डालना है, बदलना है। ठीक है, चौथे दिन आपको क्या करना है, आपको चौथे दिन वह गोमूत्र जो 3 दिन तक आपने बदला था फिर से चौथे दिन उस क्रम में आएंगे, नया गोमूत्र उसमें डालेंगे और उसको अग्नि पर रख करके 6 घंटे तक गर्म करेंगे। और जब 6 घंटे तक उबल जाएगा तो आपको क्या करना है, स्वच्छ जल से
साफ पानी लेना है और जो वत्सनाभ था उसे बढ़िया से 2-3 बार धो लेना है और धोने के बाद से चाकू से छील करके वत्सनाभ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना है, ठीक है, और उसे धूप में अच्छी तरह से सुखा लेना है और उसे हम सूक्ष्म चूर्ण करेंगे, कांच के पात्र में भर लेंगे, ठीक है। आपको अगर इस तरीके से याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, नोट्स में आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। क्या बताया गया आपको, एक मिट्टी की नई हांडी लेनी है, उसमें आपको वत्सनाभ डालना है, वत्सनाभ को गोमूत्र से भर देना है और उसे धूप में 3 घंटे के लिए रखना है, ठीक है। अब 3 घंटे जो आपने धूप में रखा है, रेगुलर प्रतिदिन 3 घंटे तक आपको उसे 3 घंटे तक कह रहे हैं कि पूरे 3 दिनों तक रखना है, धूप में 3 दिनों तक रखना है, जितने देर तक धूप हो। इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा। क्या करना है, नई मिट्टी की हांडी में वत्सनाभ को रखकर हांडी को गोमूत्र से भरकर 3 दिनों तक धूप में रखें। प्रत्येक दिन गौ का ताज़ा मूत्र हांडी में भरें। चौथे दिन फिर ताज़ा गौमूत्र हांडी में भरकर 6 घंटे तक वत्सनाभ को अग्नि पर उबालें, ठीक है। उसके बाद वत्सनाभ को साफ जल से 3-4 बार धोकर छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। टुकड़ों में काटकर सूक्ष्म चूर्ण कर लेना है। तो ये इसका शोधन हो गया, सूक्ष्म चूर्ण कर लिए, फिर कांच के पात्र में भर के हम रख सकते हैं, बाद में उसको प्रयोग में ले सकते हैं। तो ये वत्सनाभ का शोधन हो गया। अब शोधन से मारण पूरी तरह से भिन्न है। मारण में क्या करते हैं, उसे अग्नि पे पाक किया जाता है। जिसका भी मारण करना है उसे हम आग पर रख करके पाक करते हैं जब तक कि वह पूरी तरह से जलकर भस्म ना हो जाए। जलकर भस्म होने का मतलब क्या है, जब अग्नि तीव्र होगी और उस पर वह भस्म होगा तो पूरी तरह से उसके अंदर जो अशुद्धियाँ होंगी पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। उसके बाद से हम उसको प्रयोग में ले सकते हैं। तो इस हिसाब से हम मारण का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो एक तो हो गया शोधन और मारण। हम अब मारण भी देख लेते हैं। इसको आप इसी तरीके से आप लिख करके याद कर लीजिए, जिसमें आपको गोमूत्र से, इसके अलग भी हैं, अलग तरीके से भी हम शोधन कर सकते हैं, लेकिन हमें बस इतना जानना है कि शोधन होता क्या है। तो शोधन का हमने प्रयोजन बता दिया, क्यों शोधन किया जाता है, तो शोधन कैसे करते हैं ये भी बता दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं मारण। अब मारण अगर हम देखेंगे तो मारण का प्रयोजन भी हमें जानना पड़ेगा। जैसे कि हमने शोधन का प्रयोजन जाना, और प्रयोजन क्या है, उद्देश्य को दर्शा रहा है, ठीक है। तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं, शोधन के पश्चात यदि अशुद्धियाँ रह गई हों तो उसे नष्ट
करने हेतु मारण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम मारण का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे भी हम उदाहरण के तौर पे मारण के लिए वत्सनाभ का मारण हम पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है, वत्सनाभ का सूक्ष्म चूर्ण लेना है और उसी भाग में शुद्ध आपको टंकण लेना है, टंकण उसे मिला लेना है। सूक्ष्म चूर्ण आपको वत्सनाभ का लेना है और टंकण का सूक्ष्म चूर्ण सम भाग में उसके साथ मिला लेना है और 3 घंटों तक उसे मर्दन करना है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो वत्सनाभ मारण। क्या बताया गया आपको, शुद्ध वत्सनाभ चूर्ण और समभाग, समभाग मतलब जितना आप चूर्ण लेंगे उतने ही बराबर भाग में समभाग शुद्ध टंकण एक साथ मिलाकर 3 घंटे तक मर्दन करें। 3 घंटे तक मर्दन करें। मर्दन का मतलब क्या है, रगड़ना, रगड़ना है। खरल में रख करके टंकण को किसके साथ, वत्सनाभ के चूर्ण के साथ रगड़ना है। 3 घंटे तक जब हम रगड़ेंगे तो जो इसमें विष बच गया था वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो मर्दन से भी हम विष का मारण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस तरह से वत्सनाभ के विष का मारण होता है। ठीक है, यही क्या है, यही वत्सनाभ विष का मारण है। ठीक है, अब आपको अलग अलग, बस मान लीजिए वत्सनाभ नहीं सेट करना है, वत्सनाभ नहीं याद करना है और मारण और शोधन जानना है। तो शोधन में हमने आपको बताया जिस हिसाब से, जिससे क्या है, उद्देश्य ये होता है कि विषों की जो अशुद्धता होती है, अशुद्धियाँ होती हैं, उसको हम नष्ट करें, इसलिए हम शोधन करते हैं। लेकिन कुछ अशुद्धियाँ अगर बच जाती हैं तो मारण के बाद उसे हम नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गए विष के जो प्रभाव थे, उनको शुद्ध करने के जो चीज़ें थी उनको। ठीक है, अब हम देखते हैं अलग से उपविष। ठीक है, उपविष हमने पहले ही बताया, यह विष से थोड़ा से कम जहरीले होते, थोड़ा कम जहरीले होते हैं। ठीक है, तो उपविषों की जो संख्या है आचार्यों ने 7 बताई है। क्या बताया है, 7 उपविष बताए हैं। कौन कौन से, संख्या कितनी है, 7, और इनके अलग अलग पर्याय भी हो जाते हैं। ठीक है, उपविष की संख्या कितनी है, 7। इसी तरह से याद रखना है। कौन कौन से, अर्क क्षीर, स्नूही क्षीर, अर्क क्षीर, क्षीर का मतलब दूध है, अर्क क्षीर, दूसरा स्नूही क्षीर, इसे सेहुंड का क्षीर भी कह सकते हैं, सेहुंड क्षीर। स्नूही को सेहुंड भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होता है। स्नूही को क्या कहते हैं, सेहुंड। फिर है लांगली, लांगली और करवीरिका, लांगली, करवीरिका, करवीरिका। ठीक है, लांगली, करवीरिका, लांगली, करवीरिका, गुंजा, अहिफेन और धतूर। गुंजा, अहिफेन, अहिफेन अफीम भी होता है, अहिफेन, इसे अफीम भी कह सकते हैं। लास्ट क्या है, धतूर। ठीक है, धतूर। तो ये 7 जो हैं उपविष हो गए। इनके अलग अलग पर्याय भी हैं, कई जगह अलग अलग नाम से भी बताए गए हैं। करवीरिका को थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आप ऐसे लिखिएगा, करवीरिका। ठीक है, करवीरिका। तो ये जो है उपविष की कैटेगरी में रखे गए हैं। आचार्यों ने 7 तरह के उपविष बताए हैं, जिसमें अर्क क्षीर, स्नूही क्षीर, लांगली, करवीरिका, गुंजा, अहिफेन जिसको अफीम भी कहा गया, और
धतूर। ठीक है, इस हिसाब से 7 जो उपविष हैं कहे गए हैं। इसके अतिरिक्त मतांतर, अलग अलग मतों के हिसाब से कई जगह पे उपविषों की संख्या जो है 9 भी बताई गई। कितनी बताई गई है? 9। मतांतर ऐसे लिख लीजिएगा, मतांतर में 9 प्रकार के उपविष कहे गए हैं। मतांतर मतलब कि अलग अलग मतों के हिसाब से, मतों के अंतर के हिसाब से उपविषों की संख्या 9 भी बताई गई है। ठीक है, कौन कौन से? तो पहला इसमें है कपिलु। इसी तरीके से आपको याद रखना है, नाम याद रखिएगा जो भी नाम आपको लिखवाया जा रहा है। कपिलु, ठीक है, कपिलु, अहिफेन, जयपाल, धतूरबीज, अहिफेन, जयपाल, धतूरबीज। ठीक है, भांग, गुंजा बीज, भांग, इसको भंगा भी कहा जाता है, भांग, गुंजा बीज। ठीक है, ये मतांतर के हिसाब से बताया जा रहा है कि 9 तरह के, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरह के बीज जो उपविष हैं बताएं। फिर भल्लातक है, अर्कक्षीर है, सुनोही क्षीर है। भल्लातक, अर्कक्षीर और सुनोही क्षीर। अब देख लीजिए, 9 जो है यहाँ पे 9 प्रकार के उपविष मतांतर के हिसाब से, मतों के अंतर के हिसाब से 9 भी उपविष की संख्या बताई गई है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हैं, इसके अतिरिक्त जो है रस तरंगिणी, जो रस शास्त्र की जो एक ग्रंथ है रस तरंगिणी, उसमें 11 प्रकार के भी उपविष जो हैं कहे गए हैं। ठीक है, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गए। रस तरंगिणी में जो है 11 प्रकार के जो उपविष हैं कहे गए हैं। ठीक, तो ये इस हिसाब से हैं उपविष। तो मुख्यतः आपको यही दिमाग में रखना है कि 7, लेकिन इसमें जो बढ़ रहे हैं उन्हें भी आप सम्मिलित कर लीजिएगा। 9 संख्या आपको बताई गई है नीचे, जिसमें ऊपर वाले में जयपाल नहीं है, कपिलु नहीं है, भल्लातक नहीं है, ठीक है, भंगा भी नहीं है। तो इस हिसाब से आप देखें, लांगली भी नहीं है। तो इस हिसाब से आप देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को बढ़ा दिया गया है और ऊपर वाले में बहुत सारी चीज़ें जो है नहीं है, नीचे वाली जो चीज़ें बताई गई हैं उस हिसाब से नहीं है। ठीक, तो आपको साधारण जो इनके शोधन हो गए, मारण हो गए, विष और उपविष की जो कहानी थी आपको बता दी गई। अब मारण शोधन अगर हम देखें तो इनका भी उसी तरीके से है, थोड़ा सा भिन्न है। ठीक है, तो आपको इसमें और ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको इसी तरीके से याद कीजिएगा। अब एक बार रिवाइज कर देते हैं हम आपको। क्या बताया गया आपको? सबसे पहले आपको बताया गया कि विष उपविष का मारण और शोधन पढ़ना है। तो जिसमें हमने बताया विष क्या है, जो समुद्र मंथन के उपरांत हलाहल स्वरूप निकला था, जिसे शिव भगवान शंकर ने उसे पान किया था। जो चीज़ें बच गई पृथ्वी पे इधर उधर बिखर गई, तो प्राणीज और पादप ने उसे ग्रहण किया और वो उस तरह से जहरीले हो गए। तो बताया गया कि विषों में सबसे श्रेष्ठ जो विष है वो क्या है? कंद विष है, जिनके 13 प्रकार बताए गए। नाम आपको इसी तरीके से याद करना है। उसके बाद से बताया गया कि जो विष के मुख्यतः प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार हैं, अस्थावर है, जांगम है, कृत्रिम है। अस्थावर में 18 प्रकार के विषों की संख्या बताई गई है, और आप अगर आगे देखें तो जांगम में कितने प्रकार बताए गए हैं? 16 प्रकार के विष जांगम में बताए गए हैं, जबकि कृत्रिम में बस एक ही बताया गया जो संयोगज है। तो संयोगज मतलब जो एक दूसरे से मिला करके बनाया जाता है। तो इसमें संख्याएँ जो हैं असीमित हो सकती हैं, लेकिन आप बस एक ही याद रखिएगा कि संयोगज एक विष होता है। उसके बाद से आगे आप देखें तो जाति भेद से विष के प्रकार 4 बताए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और सबके प्रयोग भी बताए। एक रसायन कर्म के लिए है, एक रस कर्म के लिए है, एक कुष्ठ रोग आदि हरण के लिए है, एक मनुष्य के मारने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इनकी परीक्षा भी बताई गई कि दूध के साथ जब दूध उबलता है तो उसमें हम
जब विष को मिलाते हैं दूध का रंग परिवर्तन नहीं होता है तो ब्राह्मण विष, परिवर्तन होकर के रक्त रंग का हो जाए तो उसे हम क्षत्रिय विष कहेंगे, और पित्तवर्ण हो जाए तो वैश्य हैं, और कृष्ण वर्ण हो जाए तो शूद्र है। तो ये परीक्षा भी आपको बता दी गई। फिर उपविषों की संख्या को हमने बताया, प्रयोजन बताया, विष शोधन का प्रयोजन क्यों शोधन किया जाता है, शोधन बताया कैसे किया जाता है वो भी बताया गया आपको, मारण भी बताया गया, प्रयोजन इसका बताया गया, मारण करने का तरीका भी बताया गया, और बाकी जो लास्ट टॉपिक है आपका उपविष का वो भी आपको बताया गया। तो जो द्रव्यगुण विज्ञान और भेषज कल्पना में जो विष उपविष का जो टॉपिक था वो इतना ही है, इसमें कोई चीज़ आपको बढ़ाना भी नहीं है, अलग से ऐड भी नहीं करना है। जिस तरीके से बताया गया उसी तरीके से आप नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज कीजिए, और बाकी जो आपके टेस्ट सीरीज़ और MCQ जो बन रहे हैं वो दिए जा रहे हैं, आप उस हिसाब से उसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। और जो लेट क्लासेस ज्वाइन किया उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी क्लास हैं आपकी उसको ईजिली आप टॉपिक वाइज आप पढ़ते जाइए, रिवाइज करते जाइए, आपका अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है।